चलिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, दैट इज टू बी वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, और इस चैप्टर के अंदर जो वेटेज है आपके एग्जाम का, दैट इज टू बी 10 मार्क्स। सबसे खूबसूरत बात है कि हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से रिवाइज करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें हर एक टॉपिक कवर होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विदाउट स्किपिंग अ सिंगल टॉपिक। हर तरीके के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी अभी करोगे, सेल्फ पढ़ोगे, तो आपको बड़ी सारी दिक्कत आएगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ओएसपी। ओएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं आपको बताती हूँ, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है और 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ही प्यार से समझो। अब ओएसपी की हमने बात करी तो अदर सर्विस प्रोवाइडर अंडर न्यू टेलीकॉम पॉलिसीज। तो यहाँ पे जो ये अदर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस एंटिटीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड कमर्शियल सर्विसेज, जैसे कमर्शियल कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर्स, बीपीओ, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेली बैंकिंग, टेली नेटवर्किंग या आईटी एनेबल्ड सर्विस। अब इन्होंने कहा एवरी ओएसपी मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस। कहीं ना कहीं आपको लाइसेंस लेना होगा, किससे? डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं, वन इज अ डोमेस्टिक एंड सेकंड वन इज अ इंटरनेशनल। जो डोमेस्टिक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन इंडिया, जैसे कि डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स, इंडियन बीपी ऑपरेशंस, टेली बैंकिंग फॉर इंडियन कस्टमर। इंटरनेशनल ओएसपी की अगर हम बात करें, दीज प्रोवाइड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, एग्जांपल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट, आईटी एनेबल्स फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है? ओएसपी रेफर्स टू नॉन टेलीकॉम कंपनीज दैट यूज टेलीकॉम रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब ये टेलीकॉम कंपनीज नहीं है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। गवर्न अंडर न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। 2 कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस, दैट इज मैंने बताया, डोमेस्टिक ओएसपी एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल ओएसपी, एप्लीकेबल टू बीपीओ, केपीओ, आईटीज, कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स, सपोर्ट, टेली बैंकिंग एक्सेट्रा। अब सुन लीजिए बच्चों, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ सकता है, 3 मार्क्स का इसका वेटेज हो सकता है। आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जा सकता है। दूसरा, आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से याद रखना इस टॉपिक के बारे में। अब दूसरा सुन लीजिए, ये अगर हम बात करें ओएसपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओएसपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और ओएसपी क्या है, मतलब ये सब जो है टोटल मिला के आपका, अगर ऊपर वाला टॉपिक पूछा जाएगा 3 मार्क्स का और इसके साथ ये ऐड होगा तो वेटेज हो जाएगी 5 मार्क्स। फॉर ऑब्टेनिंग ओएसपी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। दीज डॉक्यूमेंट जनरली इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, डिटेल ऑफ डायरेक्टर, नेटवर्क डायग्राम, नेचर ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, लीज लाइन और टेलीकॉम रिसोर्सेज प्रपोज टू बी यूज्ड। अब दूसरा आता है कंप्लाइंसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कि आपको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो इसने कहा आफ्टर रिसीविंग ओएसपी रजिस्ट्रेशन, OSP मस्ट कंप्लाई विद पोस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, और उसमें सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है दैट इज टू बी एनुअल रिटर्न टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या होती है? अगर आपने कोई भी नेटवर्क चेंज किया, टेलीकॉम रिसोर्सेज चेंज किया है, कंफर्मेशन ऑफ कंटिन्यूड कंप्लाइंस विद OSP टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसमें ये बात मेंशन होती है कि हम जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करके आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो बिफोर और दूसरा हमारा आया आफ्टर। किसी भी बच्चे को अगर ओएसपी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन है, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आ सकता है और इसकी वेटेज 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे या तो फिर आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट भी पूछी जाएगी। मैंने इसमें कीवर्ड्स कवर किए, लिखना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता ही है, और कीवर्ड्स में हमने यहाँ पे देखा कि एनुअल रिटर्न के अंदर प्लस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना है और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, दैट इज टॉपिक नंबर 3, और ये है आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंस अंडर IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है, इस पे हम जरा फोकस करते हैं और ये क्या है। प्लस हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा अटेम्प्ट है, जो आने वाला अटेम्प्ट है, लाइक आपका दिसंबर अटेम्प्ट जो है बच्चों का, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये हम दोनों चीजें समझते हैं। तो इसकी वेटेज है बच्चों अगेन 3 मार्क्स। ये टॉपिक आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और हाँ, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको सेक्शन याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक में आगे चलते हैं।
As per section number 11 of IDRA Act, no person authority other than CG shall establish any new industrial undertaking after commencement of this act unless, जब तक वो यहाँ पे क्या ना ले ले, लाइसेंस ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथोरिटी है, तो वो तो बिना किसी लाइसेंस के स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी नई एस्टेब्लिशमेंट अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करनी है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने IDRA एक्ट पास किया था 1956 में। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट इसमें कवर किया गया था, वो था इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और उनको रेगुलेट करना। और रेगुलेट हमेशा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से ही होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई भी न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आएगी इस एक्ट के बाद, तो वो तभी स्टार्ट कर सकती है जब लाइसेंस लेगी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कोई न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करती है, तो उनको लेनी है प्रीवियस परमिशन। इट मीन्स यहाँ पे हमने दो चीजें कवर कर ली। अगर गवर्नमेंट के अलावा है तो लाइसेंस लेना है, और खुद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं करना अंडरटेकिंग के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज है तो उनको लेनी है प्रीवियस परमिशन। ठीक है, लाइसेंस और परमिशन दो बातें यहां पे हो गई। लाइसेंस किसके लिए, एक बार रिप्लाई करके बताओ जल्दी से। लाइसेंस है अदर देन गवर्नमेंट, और परमिशन है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई परमिशन नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस कंडीशन में रिलेट टू, अब ये कंडीशंस क्या रहेंगी, दैट इज टू ए लोकेशन ऑफ अंडरटेकिंग, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड साइज ऑफ यूनिट टू बी मेंटेन्ड। आगे आता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंस का प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, तो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पहले तो ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब G2B पोर्टल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दोगे एग्जाम में, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एप्लीकेशन फर्स्ट स्क्रूटनाइज फॉर कंप्लीटनेस, मतलब स्क्रूटनी की जाएगी कि पूरी है या नहीं। ओनली एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप लिख दो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट आर प्रोसेस्ड फर्दर। अगर सब चीजें कंप्लीट होती है कंसर्न मिनिस्ट्री चेक करने के बाद आपकी बिफोर लाइसेंसिंग कमिटी फॉर फाइनल डिसीजन, तो आपकी अगर सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो फिर आपको क्या ग्रांट कर दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। ये थी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंस। मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेटेज रहेगी दैट इज टू बी अगेन 3 मार्क्स। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस का जो टॉपिक है वो दिसंबर अटेम्प्ट में अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आने के चांसेस हैं, सिर्फ 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंस की बात। अब आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, IEM। अगर बच्चों हम इसमें IEM की बात करें तो ये क्या होता है कि अगर मान के चलिए एक तो है आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है। यहाँ इन्होंने कहा रिड्यूस इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिक्वायर्ड, रिमूव रेस्ट्रिक्शन, फैसिलिट इजी टू एसेस फॉरेन टेक्नोलॉजी, एलिजिबिलिटी ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिनको लाइसेंस नहीं लेना, जो लाइसेंस नहीं लेंगी उनको IEM लेना है, जो लाइसेंस नहीं लेंगी उनको क्या लेना है, IEM। IEM की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज टू बी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। तो वो ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो वो किससे एग्जेम्प्टेड है, जिसको इंडस्ट्रियल, अब मुझे बताओ जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेना, जो एग्जेम्प्टेड है उनको क्या लेना है, IEM। क्या लेना है उनको, IEM। जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत है वो तो IEM में आएंगे ही नहीं। जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको फिर भी इंफॉर्मेशन देनी है, और एग्जेम्प्टेड को IEM, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है उन्हें IEM फाइल करना है। अब हमने कहा ये बताइए कि अगर कब है ऐसा, मतलब ऐसा कब होगा, कब ऐसी क्राइटेरिया आएगी कि जब हमें लाइसेंस ना लेके सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। तो इन्होंने कहा अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ और मोर, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ और मोर, दिस इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग यूनिट्स एज वेल एज न्यू अंडरटेकिंग। रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग IEM, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू फाइल EM इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मैं फिर से कह रही हूँ एग्जाम में सारी चीजें याद नहीं रहती फॉर्म नंबर, तो इट्स बेटर यू हैव टू राइट डाउन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इन सम केसेस IEM लेटर ऑफ इंटेंट इज रिक्वायर्ड। कैटेगरी टू फाइलिंग IEM, प्रमोटर कैन फाइल IEM टू, कब कब फाइल किया जाएगा, जब भी कभी आप कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप कर रहे हो, या आप एक सब्सटैंशियल एक्सपेंशन कर रहे हो, या कोई नया आर्टिकल आपने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग SIA यूनिट, आप एग्जिस्टिंग यूनिट में कोई नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इट्स बेटर यू हैव टू फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यू जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन कि भैया हम जो है
हम जो है क्या कर रहे हैं, लाइसेंस की कैटेगरी में तो आ नहीं रहे, एग्जेम्प्टेड है, तो हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है आपको फाइल कर रहे हैं। तो दीज अब मैंने ये भी बताया ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर, ये सारे केसेस है जहां पे आपको आईईएम फाइल करने की जरूरत है, लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस है जो बच्चे जून में प्रिपेयर करेंगे, ये दिसंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब अगले टॉपिक नंबर 5 की हम बात करेंगे, और हम बात करते हैं, मैं इस टॉपिक में आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से 2 टॉपिक है जो एग्जाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। मतलब अगर आप ये सेशन ले रहे हो तो ये मान लीजिए 10 मार्क्स आपके कंफर्म है, वो भी ऐसे 10 मार्क्स, क्योंकि एक इतना उलझा हुआ चैप्टर है, इसमें इतनी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको मैंने बड़े शालीनता से, बड़ी सुंदरता से एफर्ट्स लगा के ये क्रक्स नोटिंग, ये समरी तैयार करी है ताकि बच्चे के लिए ये चैप्टर ईजी हो सके, ठीक है। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं इंश्योरेंस से कनेक्टेड आपको टॉपिक बताऊंगी, और अब हम देखते हैं क्या इंश्योरेंस वाला टॉपिक जो है हमारे अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि हम ना टॉपिक सभी कवर करेंगे, हम टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक कवर होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको क्लासिफाई कर दूंगी कि इस टॉपिक को रटना है और इस टॉपिक को पढ़ना है, तो मैं छुड़वाऊंगी नहीं, क्योंकि देखो प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, हम अपने अनुभव के बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड बता रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन प्रोफेशनल कोर्स में कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी की गुंजाइश ना छोड़ते हुए पढ़ेंगे सब कुछ, पर हाँ मैं आपको फोकस एरिया बता दूंगी, फोकस में से भी फोकस, किस पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। सेक्शन नंबर 6 जो इंश्योरेंस एक्ट है, आईआरडीए, नो इंश्योरर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और री इंश्योरेंस, जब तक कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड ना कर ले, अनलेस पेड अप कैपिटल इज मेंटेन। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए, और जो री इंश्योरर है उनकी 200 करोड़ होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ पेड अप कैपिटल व्हाइल यू कैलकुलेटिंग द पेड अप कैपिटल डिपॉजिट मेड अंडर सेक्शन 7 आर टू बी कंसिडर्ड, प्रिलिमिनरी expenses incurred for formation and registration of company are excluded from the paid up capital। हालांकि छोटा सा पॉइंट था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको इसमें कवर किया ताकि आपके लिए बेटर रहे, ठीक है ना बच्चों। तो इंश्योरेंस से कनेक्टेड बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ बैंकिंग लाइसेंसिंग एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंकिंग बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो बैंकिंग वाला टॉपिक है हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करेंगे। यहाँ इंडिया के अंदर जितने भी बैंकिंग बिजनेस हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, और जितने भी बैंकिंग बिजनेस है उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है। टू बी रजिस्टर्ड एज बैंकिंग एंटिटी द कंपनी मस्ट बी, सबसे पहली चीज आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो इट्स बेटर, सबसे पहला काम आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। और मैं आपको एक चीज और कनेक्ट कर देती हूँ, जब कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट में कंपनीज एक्ट भी ये बोलता है कि अगर बैंकिंग बिजनेस है तो इन दैट सिचुएशन आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस जो है वो आपके ऊपर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं तो बैंकिंग एक्ट के प्रोविजंस ही लागू हो जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक लॉ है। तो सबसे पहली चीज आपको कंपनी बनानी है, फॉरेन कंपनी प्रिस्क्राइब मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। जो हमारे यूनिवर्सल बैंक्स हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹200 करोड़, और एनी एडिशनल टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लान सबमिटेड बाय प्रमोटर एंड अप्रूवल बाय द आरबीआई। आपको किससे परमिशन लेनी है? आरबीआई। अब आगे हम बढ़ेंगे कि अगर हमें बैंकिंग बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा, मतलब कंडीशन फॉर कैरिंग बैंकिंग बिजनेस। तो बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से ये कोशिश करते हैं 5 क्वेश्चन पूछने की, या कोशिश करते हैं 4 क्वेश्चन पूछने की। 10 नंबर का आ सकता है, 12 नंबर का आ सकता है, या फिर 5-5 नंबर के 2 आ सकते हैं। मैंने इस हिसाब से चैप्टर डिजाइन किया है कि आपके इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो आप कवर कर लोगे, ठीक है।
अब सुनो, कंडीशन टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस, सब्सक्राइब कैपिटल मस्ट बी नॉट लेस देन 1/2 ऑफ ऑथराइज कैपिटल्स। कैपिटल कंपोजिशन की बात करें अगर, ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। नो शेयर होल्डर कैन एक्साइज वोटिंग राइट्स अबाउट 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। डिस्क्लोजर बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव, एवरी मैनेजर एग्जीक्यूटिव मस्ट डिस्क्लोज टू आरबीआई द एक्सटेंट ऑफ इट शेयर होल्डिंग। आगे आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपके जो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लाइसेंस कैंसिल कब कब हो सकता है? देखिए, सबसे पहला, अगर बैंक ने अपना बिजनेस सीज कर दिया इंडिया में, मतलब बैंक सीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया, इट फेल टू कंप्लाई विद कंडीशंस, उन्होंने कंडीशंस का पालन नहीं किया। इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, बैंक इज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई। अपील प्रोसेस क्या है कि अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि विद इन 30 डेज आपको जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, विद इन 30 डेज अपील लगा सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये था हमारा बैंकिंग बिजनेस को लेके। अब अगला टॉपिक हमारा है दैट इज टू बी एनबीएफसी। इसमें ह्यूज टॉपिक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, इसीलिए बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, और वही कंफ्यूजन मैंने दूर किया है। तो अब मैं चल रही हूँ टॉपिक नंबर 7 दैट इज टू बी एनबीएफसी। तो एनबीएफसी से अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, एक या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी आ सकते हैं। मैं बताती हूँ इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, दैट इज टू एनओएफ। तो इसके आगे तो आप लिख लेना कि ये तो टॉपिक आपको रटना है, ये एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है और फिर दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है। कई बार बच्चे एनओएफ के डेफिनेशंस पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन 3 मार्क्स में ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर से भी मैं बता रही हूँ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगेन इट्स 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के अंदर आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रटना है, ये टॉपिक भी आपके 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो तीनों टॉपिक मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी बेसिकली कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और इनमें से कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रही है, जैसे कि लोन एंड एडवांसेस की, रिसीविंग डिपॉजिट्स की, एक्विजिशन ऑफ शेयर या स्टॉक की, हायर परचेज की, चिट फंड्स की, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज एक्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, सर्टिफिकेट लेना है, फिर आपको आरबीआई के पास अप्लाई करना है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। मस्ट मेंटेन एनओएफ, मैंने अभी बताया ना एनओएफ की डेफिनेशन, मिनिमम 25 लाख, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। अब आपका जो कोर बिजनेस होना चाहिए वो फाइनेंसिंग बिजनेस होना चाहिए, और 50% ऑफ एसेट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स, मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन 50-50 टेस्ट एज पर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। बच्चों जो मैं कह रही थी कि आपको एक तरीके से याद कर लेना है वो क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले जब एनओएफ की कैलकुलेशन करेंगे तो एग्रीगेट क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग, ठीक है। माइनस क्या किया जाएगा इसमें से, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर टेंजिबल एसेट्स, ये माइनस करना है। फिर माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, ठीक है, ऑफ द सेम ग्रुप और ग्रुप कंपनीज। फिर उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ लोन और एडवांसेस टू सब्सिडरीज एक्सीडिंग 10% इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। तो ये थी एनओएफ की डेफिनेशन जो कि 3 मार्क्स में जनरली आपका क्या होता है, पूछा जाता है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, बहुत शॉर्ट में कर दिया है, क्योंकि बच्चों को बस एग्जाम में इतना ही याद रहता है, इससे ज्यादा याद नहीं रहता है। अब हम अगली बात करेंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनबीएफसी लाइसेंस के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसी लाइसेंस, सबसे पहले आप जब एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको फाइल करना है इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सीओआई, पैन नंबर, डिन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर प्रोफाइल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब बाय एनबीएफसी, सीआईबीआई रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 2 years, बोर्ड रिजोल्यूशंस, डिटेल ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, बैंक डिटेल्स एंड फिक्स डिपॉजिट, लास्ट 3 year ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, ठीक है, बिजनेस प्लान ऑफ द कंपनी एंड सोर्स ऑफ स्टार्टअप कैपिटल। ये तमाम चीजें हैं। देखो इसमें 12 पॉइंट्स है, मैं नहीं कह रही आप 12 याद करो, इसमें से अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट्स आप याद कर लो। 6 पॉइंट्स याद करना थोड़ा ईजी भी होता है, तो इट्स बेटर यू हैव टू लर्न अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट्स। तो 6 पॉइंट्स आप इसमें कहीं ना कहीं याद करोगे।
अगला टॉपिक बच्चों हम बात करेंगे फिसाई की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम फिसाई की बात करें तो फिसाई टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के कितने ज़्यादा चांसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चाहे आप सारे टॉपिक छोड़ देना दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, लेकिन यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये पूरा टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए। मैंने बहुत सुंदर तरीके से शालीनता से इसको बनाया है, तो बहुत ही प्यार से अब इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जब फिसाई की बात कर रहे हैं तो FSI या FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है ये, इसका क्या रोल है? बेसिकली इनका काम है मॉनिटरिंग करना एंड गवर्निंग फूड बिजनेस इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम यहाँ पे क्वालिटी फूड की बहुत अच्छी मेंटेन कर सके, सेफ्टी प्रिवेंट कर सके फूड अडल्ट्रेशन, रेगुलेट कर सके, जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे रोक लगा सके, ये है। दूसरी चीज फंक्शंस ऑफ फिसाई क्या है। पहली चीज, एक तो इन्होंने वर्ड बोला रजिस्ट्रेशन और दूसरा वर्ड बोला इन्होंने लाइसेंस। दोनों में अंतर होता है बच्चों। छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और जो बड़े लेवल के लिए होते हैं उनके लिए लाइसेंस होता है। फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फूड बिजनेस, एंड ये 14 डिजिट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर विच इज टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी फूड पैकेट्स, उसके ऊपर वो नंबर आपका जो है होना चाहिए। मैंडेटरी किसके लिए है? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खाने पीने के सामान की, बिस्किट्स बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। टाइप ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, एक होता है पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो बेसिकली छोटे लेवल पे पेटी रिटेलर्स है, होम मेकर्स है, वेंडर्स है, टेम्पररी स्टॉल होल्डर्स है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स है इन रिलीजियस और सोशल गैदरिंग। अदर फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो स्मॉल स्केल कॉटेज और अदर इंडस्ट्रीज है जिनका एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग हाउ मच 12 लाख। प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लिमिट लगाई है इन्होंने, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स 100 kg पर लीटर पर डे, ठीक है, 100 kg या लीटर पर डे। मिल्क कलेक्शन अप टू कितना है? 500 लीटर्स पर डे। लाइव स्टॉक 2 लार्ज एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल्स और 50 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे। अब इसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करनी है। ऑथोरिटी विद इन 7 डेज या तो आपको लाइसेंस देगी या रिजेक्ट करेगी। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। सर्टिफिकेट हमेशा आपको अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पर डिस्प्ले करना है। टाइप्स ऑफ एसआई लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ रुपीज, स्टेट लाइसेंस एनुअल टर्नओवर अप टू 20 करोड़ रुपीज, स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर। इससे ज़्यादा सही कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब मैंने की पॉइंट्स बता दिए, बिल्कुल आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो लर्न कर लेना। 20 एनुअल टर्नओवर अप टू 20 करोड़, मोर देन 20 करोड़ सेंट्रल लाइसेंस, और स्टेट रजिस्ट्रेशन पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं जहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात हुई है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एक तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसके लिए, एक सिगार सिगरेट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज यूजिंग सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर, नाइट्रोजन, इन सब के लिए कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे इनके फीचर्स क्या है। की फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एंश्योर फूड सेफ्टी कंप्लाइंस, प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू फूड बिजनेस, ठीक है, फैसिलिटेट सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग फॉर फूड ऑपरेशंस, डिफरेंट लाइसेंस बेस्ड ऑन स्केल एंड टर्नओवर। ये था बच्चों। मैं अगर इस पूरे चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर का हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है FSI लाइसेंस। लर्न कर लेना, और ये कितने कितने नंबर का आ सकता है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का इसमें से कंपलसरी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। 100% पूरे चांसेस है बच्चों, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं कराऊंगी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो पढ़ाने के बाद आपको बता दूंगी कि हाईली एक्सपेक्टेड है और आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 10, और वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं अप्लाई किसके ऊपर होता है। दैट इज टू बी अप्लाई इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर सेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग्स इन इंडिया गवर्न बाय ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। टाइप्स ऑफ ड्रग लाइसेंस 2 तरीके के होते हैं। वन इज अ रिटेल ड्रग लाइसेंस, सेकेंड वन इज अ होलसेल ड्रग लाइसेंस। रिक्वायरमेंट क्या है ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस? आपकी जो मेडिकल शॉप, फार्मेसी या होलसेल आउटलेट है, मिनिमम जो है आपका यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 10 स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मेडिकल शॉप और फार्मेसी। अगर आपको होलसेल में करना है मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे स्टोरेज फैसिलिटी, फ्रिज और एयर कंडीशन होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेक्निकल स्टाफ की बात करें होलसेल के लिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन, ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। और रिटेल सेल की बात करें तो प्रीसेंस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।
की पॉइंट फॉर एग्जाम्स मैं आपको बता देती हूँ, लाइसेंस आर मैंडेटरी फॉर लीगल ऑपरेटर्स ऑफ ड्रग बिजनेस, टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम रिटेल टू होलसेल, एंश्योर सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, एरिया रिक्वायरमेंट, एंश्योर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मेसी ऑपरेशंस। ये आपका एग्जाम के लिए अगर मैं बताऊं तो इसमें आपके एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं, ना के बराबर हैं आपके यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस। मैंने आपको बताया कि ड्रग लाइसेंस से आपके एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बट फिसाई की अगर मैं बात करूँ तो 100% जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मैं पढ़ती हूँ आईसी कोड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कंपलसरी है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। जो बच्चे दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी कोड क्या होता है। आईईसी सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं, जो भी आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर कंपलसरी है। ये नंबर जो है 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए इंडिया में जरूरी है। मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, कस्टम, export promotion councils and DGF benefits like linked to IEC. Who requires IEC? Exporter must register to avail the export benefits from DGFT. Importer cannot proceed without the IEC. देखो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स कंसेशंस मिलते हैं और हमें जो है बेसिकली स्टार रेटिंग्स मिलती हैं। तो वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास आईसी कोड होगा। कस्टम ईपीसी डू नॉट हैव आईसी देमसेल्फ। आईसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस नीड नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए फर्म और कंपनी। एप्लीकेशन फॉर आईसी, एप्लीकेशन फाइल्ड ऑनलाइन, डीजीएफटी को फाइल की जाती है विद प्रिस्क्राइब फीस। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक तो प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, सेल डीड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, प्रूफ ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट, एक्टिव डीएससी या आधार नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन। इफ एड्रेस प्रूफ इज नॉट इन एप्लीकेंट्स नेम तो आपको रेंटल या लीज एग्रीमेंट देना है फर्म का और प्रीमाइसिस का। आईसी की कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, अनेबल गवर्नमेंट बेनिफिट्स फॉर एक्सपोर्टर, नो रिन्यूअल रिक्वायर्ड, नो एनुअल कंप्लायंसेस, इट्स जस्ट अ यूनिक नंबर कोटेड ताकि हम गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहे कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। सो मैं आपको बता देती हूँ इस टॉपिक की वेटेज है अगेन 3 मार्क्स, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉस की, और आगे चलते अगर एनवायरमेंटल लॉस की मैं बात करूँ, एयर है, वाटर है, पब्लिक हेल्थ है, बायोडाइवर्सिटी है, तो इसके क्या चांसेस है एग्जाम में आने के। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, 100% चांसेस है। दूसरा टॉपिक बताया मैंने, चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स बताई है, जिसमें से मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फिसाई लाइसेंस 100% चांसेस है आपको। उससे पूरे ड्रग्स में मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रीड करना ज़रूरी है। बट एनवायरमेंटल लॉज 100% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। प्रोटेक्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, रेगुलेट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन और पब्लिक हेल्थ, गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम बात करते हैं पावर्स की। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में मैं बोर्ड बता देती हूँ, 2 तरीके के बोर्ड होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, और जो स्टेट लेवल पे होता है उसे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोला जाता है। अगर ऑथोरिटीज कैन डायरेक्ट द फॉलोइंग एक्शंस फॉर इंडस्ट्रीज, क्लोजर, क्या क्या पावर्स होती है। कई बार एनवायरमेंटल लॉस को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ इतना इजीली आप उसे नहीं ले सकते। यहाँ तक कि अगर आपने एनवायरमेंटल लॉस का पालन नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो सकती है, बैन हो सकती है। इनके पास और पावर है स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चल रही है, जो वाटर सप्लाई है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई है, उसे भी स्टॉप कर सकते हैं। प्रिवेंट डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, फर्निश इंफॉर्मेशन और अलाउ एंट्री एंड सैम्पलिंग, सबमिट एनवायरमेंटल स्टेटमेंट्स। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, परमिशन टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट इंडस्ट्री। 2 तरीके की चाहिए, वन इज कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड सेकंड वन कंसेंट टू ऑपरेट। जो कंसेंट टू एस्टेब्लिश चाहिए वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और जो कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए आफ्टर कंस्ट्रक्शन, यूजुअली वैलिड फॉर 5 ईयर्स। कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, एक आता है रेड जोन, एक आता है ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट। अगर रेड जोन की बात करें, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत पॉल्यूशन करते हैं। 83 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ऑरेंज जोन में आते हैं, मॉडरेट और रेगुलेटरी कंट्रोल है। ग्रीन लेस रेगुलेटरी कंट्रोल है। और 36 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में आती है, जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो व्हाइट कैटेगरी में आएगी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। Condition for white category exemptions, located in designated industrial locality, investment less than 1 crore rupees, no discharge of trade effluents, no handling or discharge of toxic or hazardous chemicals.
उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में और वो था आपका एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 5। एनवायरमेंट स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना अलग अलग पार्ट होते हैं, इस फॉर्म में अलग अलग पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ई, एफ, जी, एच, आई। अच्छा, ये जो पार्ट ए होता है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की। पार्ट बी के अंदर कंपैरिजन ऑफ वाटर एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है। सी के अंदर मेजर ऑफ पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, ठीक है। डी के अंदर हैजार्डियस वेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। ई में आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं। एफ में आपका न्यू प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड। जी में इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। एच के अंदर होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। और ये होता है आपका बेसिकली इंप्रूव क्वालिटी और एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है और ये आया था दिसंबर 2023 में। और मैं बता देती हूँ कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का है। तो एक्सेप्शनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और ये था एनवायरमेंटल लॉज से। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी फिसाई, और ये तो आप जरूर तैयार कर लेना। अब आगे चलते हैं पीएफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक ही पेपर पे मैंने पूरा बना दिया है, सारी डिटेल इसकी पीएफ रजिस्ट्रेशन की एक ही तरीके से है। पीएफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है एस्टेब्लिशमेंट के लिए जहां पे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट मिसलेनियस एक्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस, फिल अ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑन दिस। टेम्परेरी पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज अलॉटेड। पीएफ अथॉरिटीज इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस बिफोर फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय रजिस्ट्रार, पार्टीशन डीड इन केस ऑफ एचयूएफ, एनी एग्रीमेंट और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद ही पीएफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद बच्चों हमारा, अगर पीएफ रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं कि मैम पीएफ रजिस्ट्रेशन से हमारे क्वेश्चन आने के कितने चांसेस है, तो वेरी फ्यू चांसेस, वेरी रेयर चांसेस है बच्चों। बहुत रेयरेस्ट टू रेयर्स चांसेस है। अच्छा ये बताओ, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ रहा है? अभी तक जो की पॉइंट्स के बेसिस पर, इसमें एक और चीज देख लीजिए, जो की पॉइंट्स है ना इसमें वो भी ऑलरेडी मेंशन है। हाँ जी, अब बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, तो पूछ सकते हैं, अभी दोबारा से पूछ सकते हैं। प्लस जो मैं बताती जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे आप कवर करते जाना। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ईएसआई रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये किसके लिए होता है? ये एम्प्लॉयज अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल, मॉनेटरी और अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एप्लीकेबिलिटी कब एप्लीकेबल है? व्हेन एस्टेब्लिशमेंट हैज 10 एम्प्लॉयज इन द सेम स्टेट्स, 20 एम्प्लॉयज इन अदर, एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू ₹21,000 पर मंथ, है ना, और मस्ट बी कवर्ड। एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी वेज लिमिट 25,000 पर मंथ, इवन इफ एम्प्लॉय अर्न अबव 21,000। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना करना है? 3.25% ऑफ मंथली वेजेस। एम्प्लॉयज के लिए 1.75% ऑफ मंथली वेजेस। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस आई के लिए? डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, proof of date of commencement, list of partner, copy of PAN, list of employee. Benefit to employer under extended ESI facilities. Employer is relieved from liability, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की कोई घटना घट जाती है तो उससे उसे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम मैटरनिटी बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ सिकनेस। आगे बात करें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, तो ये सिंगल छोटा सा ही टॉपिक है और एग्जाम में एक बार आया हुआ है। मतलब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से इन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो मैं बता देती हूँ कितने मार्क्स का, अगेन 3 मार्क्स का। तो 100 है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और दिसंबर में आने के चांसेस 50% है। 50% येस, 50% नो। तो ये जितनी भी शॉप्स होती हैं, सबमिट एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म टू इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया। कितने दिन के अंदर? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग वर्क। एप्लीकेशन के अंदर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अदर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स। वेरिफिकेशन एंड फीस इन अ प्रिस्क्राइब फीस। issue of registration certificate. After verification, inspector enter details in the establishment register, issue registration certificate. वैलिड होता है स्पेसिफाइड पीरियड और जितनी भी शॉप्स होती है उनके बाहर ये डिस्प्लेड होता है। कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस की अगर हम बात करें, किसी भी तरीके का अगर अपने अंदर कोई आपके यहाँ चेंज होता है, जैसे आप अपनी शॉप की प्लेस चेंज कर रहे हो, तो इसकी रिपोर्ट आपको इंस्पेक्टर को देनी होती है विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज।
क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मस्ट ऑल्सो रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। अब इसमें ना एक पॉइंट आया मीनिंग ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में आई है सोसाइटीज। अगर मैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो एक बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिसंबर 2022 में। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट पता है क्या करती है, जब उसे ऐसा लगता है ना इतने सारे टॉपिक है, तो वो कोई भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का एक नहीं पूछती है। वो कोशिश करती है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँ, सिलेक्शन का टाइम ना दूँ, कहीं से 2 नंबर का तो कहीं से 3 नंबर का। तो इसी वजह से मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया, इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं। बस मैंने एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम टाइम पे उतना होच पोच हो जाता है कि बच्चा बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ पाता, उसे बस मेन पॉइंट्स पता चल जाए और उसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए। तो यहाँ पे उसी तर्ज पे मैंने इसको बनाया है नोट्स को। आगे देखिए क्या कहता है, मीनिंग ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जर्नलिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसेज, ऑडिटर एस्टेब्लिशमेंट, बैंकिंग, स्टॉक शेयर और ब्रोकरेज बिजनेस। एक्सेप्शन की बात करें, फैक्ट्रीज इसमें नहीं आती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे बच्चों हम, टीडीएस रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि टीडीएस रजिस्ट्रेशन का क्या है और ये जो 10 नंबर है ये क्या कहानी है इसकी, क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत रेयर चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। टीडीएस की बात करें, सेक्शन 203 है इनकम टैक्स एक्ट, 10 मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मैंडेटरी फॉर ऑल पर्सन जो डिडक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, टीडीएस और टीसीएस। स्ट्रक्चर ऑफ 10 इज अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर, फर्स्ट 4 कैरेक्टर आर अल्फाबेट्स लाइक DELM, नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स आर नंबर्स, लास्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, अगर 10 इज रिक्वायर्ड पर्सन डिडक्टिंग TDS और पर्सन कलेक्टिंग TCS, दोनों ही केस में गवर्नमेंट डिडक्टर्स ऑल्सो मस्ट ऑब्टेन 10। यूज ऑफ 10 क्या है, 10 मस्ट बी कोटेड इन TDS रिटर्न, TCS रिटर्न, TDS पेमेंट चलान्स, TDS सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आपने 10 नहीं लिया और आप TDS डिडक्ट कर रहे हो, फेलियर टू अप्लाई फॉर 10 अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, 10 कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय पेन, ठीक है। पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 110 और कोई भी चेंज करोगे तो वो करेक्शन फॉर्म में आपको फाइल करना पड़ेगा। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक की, दैट इज टू बी GST। हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है एग्जाम के लिए, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है एग्जाम के लिए। 5 नंबर की वेटेज है इस टॉपिक की, कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, तो इस टॉपिक को स्किप मत करना। अभी तक मैंने 3-4 हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक बताए, OSP 3 नंबर में, फिसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और एनवायरमेंटल, ये टॉपिक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब GST रजिस्ट्रेशन की बात करें, GST इज अ टैक्स ऑन इवेंट ऑफ सप्लाई, एज पर सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख सप्लायर ऑफ गुड्स, 20 लाख सर्विस प्रोवाइडर, 10 लाख स्पेशल कैटेगरीज। कंपोजिशन स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम में सिंपल होती है, मतलब आपको नॉर्मल कंप्लाइंसेस नहीं करने पड़ते, लेकिन ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। टर्नओवर लिमिट है 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट और कुछ स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख है, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ कंप्लाइंस कॉस्ट है, सिंपल स्कीम है। GST रेट्स जो है इसमें जो नॉर्मल रेट लगता है दैट इज टू बी 1%, और रेस्टोरेंट के लिए 5% जो अल्कोहल सब नहीं करते, अदर सर्विस प्रोवाइडर 6%। तो मतलब यहाँ पे रेट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, प्रोवाइडेड आप स्कीम में कवर होने चाहिए। रिटर्न अंडर स्कीम 2 तरीके की जाती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। ऐसे कौन से पर्सन है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है अंडर GST, इंटर स्टेट सप्लाईज, कैजुअल टैक्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज, TDS, ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज या एग्रीकल्चरलिस्ट, इनके लिए जरूरी नहीं है। GST जो है उसके अंदर टोटल आप देखोगे, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट पैन नंबर होता है, 13 डिजिट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम पैन इन द स्टेट, 14 डिजिट डिफॉल्ट एंड 15 चेक कोड। 1 PAN is equal to 1 GST registration per state. Person not eligible for composition scheme, supply of non-taxable goods, interstate outward supply और manufacture of notified goods. Cancellation of GST registration. कैंसिल हो सकता है या तो एप्लीकेशन फाइल करी है या अपनी मर्जी से कैंसिल करा है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है। रीजंस फॉर कैंसिलेशन की बात करें,
कब कब हो सकता है आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्सेबल पर्सन नोट लॉन्गर लाइबल, और शू मोटो कैंसिलेशन कब हो सकता है, जब आपने CGST एक्ट का उल्लंघन किया है या आपने टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं करी और कंटिन्यूसली आप टैक्स पे नहीं कर रहे या फ्रॉड किया है। आगे हम बात करेंगे बच्चों आपके जो है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टू बी पैन नंबर। पैन इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, इट्स अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर और दिसंबर के लिए 100% चांसेस है यहाँ से टॉपिक आ सकता है। पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, इट्स 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स, HUF कंपनीज, फर्म, ट्रस्ट और फॉरेन एंटिटीज। इंपॉर्टेंस क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, परचेज ज्वेलरी अबव लिमिट, लिमिट मतलब 50,000 है वैसे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, फिक्स डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000, बैंक में कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000, उनके लिए कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने बहुत बड़े चैप्टर को आपका जो है सम अप किया है एक ऐसे इफेक्टिव रिवीजन में, इफेक्टिव कॉन्सेप्ट के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया इस चैप्टर के अंदर, 1 to 1 जितने भी टॉपिक्स हैं हर तरीके का टॉपिक मैंने कवर किया। बस इसको एक सुंदर ड्राफ्टिंग में, सुंदर की पॉइंट्स में, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बनाया। आप सिर्फ इसी से पढ़ोगे 100% आपका पूरा जो सिलेबस है इस चैप्टर का कवर हो जाएगा, जिसकी वेटेज आपकी 10 मार्क्स है। तो यहाँ पे ये वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको खत्म करा दिया। अगर किसी भी बच्चे को इसकी कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।